खुद को काबिल बनाइए, तभी आप देश के और अपने घर वालों के काम आ पाएंगे, तभी इंडिपेंडेंस डे का कुछ मतलब होगा। अगर आप खुद को काबिल नहीं बना पाएंगे तो खुद ही काम नहीं आएंगे। इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब, देश का क्या मतलब? जब तुम खुद के ही काम नहीं आ रहे, अपने घर वालों के काम नहीं आ रहे, तो देश के काम कैसे आओगे? तो इंडिपेंडेंस डे छुट्टी मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरों को विश करने के लिए नहीं होता है। इंडिपेंडेंस डे होता है ये रियलाइज करने के लिए कि हमें खुद को काबिल बनाना है, ताकि हम अपने घर वालों के, अपने देश के काम आ पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 7 में, और एमआर का सभी रामलाल को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है ना, थोड़ा उल्टा हो गया। एमआर का नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 7 में। रामलाल पूछता है, सर जब हम किसी से चिपक जाते हैं या एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चिपक जाता है तो उसको एमआर ही अलग कर पाएगा क्या? ऑब्जेक्ट खुद नहीं अलग हो सकता? रामलाल का बहुत भयंकर डाउट है। कहते हैं सर जब हम किसी से चिपक जाए और हमें रियलाइज हो कि गलती हो गया, चिपक के हम दूर होना चाहते हैं, तो हम खुद से अलग नहीं हो सकते क्या? एमआर ही आएगा हमारी मदद करने? क्या हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम चिपके कैसे हो। सर मतलब यह है कि एकदम लेट गए, चिपक एकदम लेट गए, पता ही नहीं घोष आवाज का, तो तुम्हारा मदद सिर्फ एमआर ही कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे मैंने, ठीक है, ओके सर। इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? सीधा नीचे। अगर ये इस सरफेस से दूर जाना चाहता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा और सरफेस पे चलने की डायरेक्शन एक्स होगा। वाई एक्सिस में लगने वाला फोर्स एक्स एक्सिस में चलने के लिए इसकी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे खुद का फोर्स तो एक बेचारे का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है नीचे की तरफ, है ना, और नॉर्मल लग रहा ऊपर, तो नहीं चल पाएगा सर। लेकिन अगर इस सरफेस को थोड़ा टेढ़ा, ऐसे तुम सीधे पूरा का पूरा नहीं लेट गए, थोड़ा लेटे हो, अगर थोड़ा लेटोगे मतलब ऐसा होगा, अगर सरफेस देख रहे हो ऐसे ऐसा होगा, अगर सरफेस पूरा नहीं लेटा है, थोड़ा टेढ़ा है, एक्स एक्सिस पूरा ही नहीं लेट गया, एक्स एक्सिस पे थोड़ा टेढ़ा ऐसे लेटा है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी है अलग होने की। ये इसको अलग कौन कराएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा। तो आपकी चलने की इंटेंशन किधर होगी फिर? एक्स एक्सिस में नहीं, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट। तो जी हां, आज का हमारा जो पहला गोल है वो यही है, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा है क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे नीट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बेटा हम देखेंगे फ्रिक्शन ऑन कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। कनेक्टेड बॉडी, अभी तक मेरा अगर तुम सीक्वेंस ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को, और उस पर फ्रिक्शन की पूरी एनालिसिस करी। फिर मैंने उसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सरफेस पे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को, और फिर एक ऑब्जेक्ट को मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रखूंगा और फिर उसकी एनालिसिस करूंगा। उसके बाद दो बॉडी को मैं कनेक्ट करूंगा। अभी दो बॉडी पे हम फ्रिक्शन के सवाल नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो नीट में आता है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, एक के ऊपर दूसरा सिर्फ रखा हुआ ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं अपने गोल से। एक ऑब्जेक्ट को मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं आएगा? सर कभी कभी आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। क्यों नहीं आ पाता है? तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता है, इसलिए मैं ये लेके आया हूं अपना कॉफी मग। ये भी किसी बच्चे का ही दिया हुआ है, बहुत पहले का है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक रख दिया मैंने। क्या ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लिप कर सकता है खुद ब खुद? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? सर समझाओ एक बार, क्यों नहीं कर सकता है? वो इसलिए नहीं कर पाएगा कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पे मैंने रख दिया एक ब्लॉक, ठीक है साहब। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे रख दिया मैंने ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो बेटा इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg,
और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड अपवर्ड डायरेक्शन में इस कांटेक्ट पे दो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे नॉर्मल लगेगा। तो ये नॉर्मल है ऑन ऑब्जेक्ट। नॉर्मल किधर है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्या इसका इफेक्ट एक्स में होगा? नहीं, जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्या इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में होगा? नहीं सर, इसका इफेक्ट भी एक्स एक्सिस में नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स? क्या इंटरलॉकिंग है? हाँ इंटरलॉकिंग है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इंटरलॉकिंग है। तो सर इस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन तो लग रहा होगा? नहीं, फ्रिक्शन का एक ही मकसद है जीवन में, फ्रिक्शन का एक ही मकसद है जीवन में, दो ऑब्जेक्ट को चिपका के रखना। तुम उसको, किसको? ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट सरफेस पे स्लिप कराने की टेंडेंसी रखोगे, टेंडेंसी मतलब कोशिश भी करोगे ना, तो फ्रिक्शन उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, जिसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसको चलने नहीं देगा। लेकिन जब तक कोई भी एक फोर्स इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप ना करे, तब तक फ्रिक्शन एक नहीं होता। इसीलिए हम फ्रिक्शन को कहते हैं, और स्पेशली स्टैटिक फ्रिक्शन को, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, खुद को एडजस्ट करता है। कैसे? मान लो ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ, मैंने मान लीजिए कि 10 न्यूटन फोर्स लगा और ये नहीं चला, तो नहीं चला तो मैंने तो फोर्स लगा दिया, तो फोर्स तो मेरा अनबैलेंस है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस इंटरलॉकिंग की वजह से पीछे की तरफ फोर्स उतना ही लगाएगा, 10 न्यूटन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो। मैं 20 लगा रहा हूं फिर भी नहीं चल रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 ही लगना चाहिए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो ये फोर्स देखो बैलेंस हो गया। तो ये कहानी थी साहब। अच्छा, एक बच्चा बड़ा भोला है, मतलब उसकी बातें भोली नहीं है, बच्चा बड़ा भोला है। वो कहता है कि सर जब ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन है ना, जब ऑब्जेक्ट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लीजिए 10 न्यूटन है और आपने बाहर से अप्लाइड फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में है, बॉडी मोशन में तो आया नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग मतलब फ्रिक्शन फोर्स की औकात के बराबर अगर बाहर से एमआर ने उतना ही फोर्स लगाया है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में तो आया ही नहीं। और आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए इतना फोर्स चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स चाहिए, और जब आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो आया नहीं। बेटा तुम इतने बोले हो बे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इतना अगर फोर्स लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन सर मोशन में तो नहीं आया ना। उससे थोड़ा ज्यादा। अब कितना ज्यादा? बहुत थोड़ा। अब वो थोड़ा का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो हम लिमिटिंग केस में लिमिटिंग कंडीशन की ही बात करते हैं। लिमिटिंग मतलब बस वही तक की बात करें, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो अगर फ्रिक्शन की औकात है कि मैक्सिमम फोर्स वो 10 न्यूटन लगा सकता है, तो 10 न्यूटन लगा के अप टू 10 न्यूटन तक लगा के वो मोशन को अपोज करता रहेगा, इतना उसकी मैक्सिमम औकात है। और मैं जित पे आ गया हूं कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाऊंगा ही, तो मुझे 10 न्यूटन तो लगाना ही। हाँ, तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाएगा, उसे थोड़ा 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 ज्यादा, थोड़ा कितना ज्यादा ले 10 पॉइंट थोड़ा बताओ 0.000000001 न्यूटन। अब ये तो कैलकुलेट करेगा, ये थोड़ा थोड़ा गधा कहीं। अब बोलने का लैंग्वेज देखो, बड़ा मतलब दुख होता है जब इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करो और जो सर आपने ठीक से नहीं समझाया, आपने गलत बता दिया सर। अच्छा ये बोला कि सर आपने ठीक से नहीं समझाया, जैसा कि हम जानते हैं। अबे बैगन की शक्ल के, अगर तू जानता ही होता ना तो यहां नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, आ गया से समझा दिया डाउट, अब निकल जाए यहां से। सर ऐसे क्यों बोल दिया आपने? अभी तो बोला ये, सामने होता ना तो कूट देता। तुम डाउट पूछो तो इज्जत से पूछो कि सर हमें डाउट आ रहा है कि लिमिटिंग फोर्स वो मैक्सिमम फोर्स है जितना फ्रिक्शन लगा के ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोकेगा। अगर आपने उतना ही फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आएगा, और आपने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए इतनी फोर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? तो मैं क्लास लेक्चर में भी कई बार रिपीट किया ये बात कि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ गया, जस्ट थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा तो मूव कर जाएगा। तो जस्ट थोड़ा कितना? अगर 100 न्यूटन चाहिए इसको मोशन में लाने के लिए, तो जस्ट थोड़ा ज्यादा 100.001 न्यूटन। अब ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट थोड़ी ना करते हैं, हम लिमिटिंग की बात करते हैं। जस्ट थोड़ा ज्यादा लगा दूंगा तो मोशन में आ जाएगा। तो सर आपने ये जो बोला है ये नहीं समझ आया, तो मैं समझा दूंगा ना।
ठीक है सर। अच्छा, एक होमवर्क भी मैंने दिया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब होमवर्क तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नया ही सवाल बना दूंगा, है ना, याद आ गया, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल सवाल है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने सही जवाब दिया। गलत आंसर मुझे दिखा ही नहीं, है ना। जितने भी बच्चों ने जवाब दिया सही जवाब दिया था, एकदम सही जवाब है आपका। 10 और 90 को जवाब आपने दिया था, एकदम सही है। चलिए हम दूसरा सवाल बना लेते हैं। 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, है ना, म्यू की वैल्यू है 0.4, एक ही म्यू है, और इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नहीं, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब मुझे बताइए मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना फोर्स लगाना होगा। शायद वही सवाल रिपीट हो गया या दूसरा है, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां से एमआर कितना फोर्स लगाएगा सो दैट ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। अगर 40 न्यूटन लग रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात जो होती है म्यू इंटू एन होता है। म्यू बोलो 4/10, और नॉर्मल रिएक्शन उतना ही होगा जितना ग्रेविटेशन। ये मैंने वाई एक्सिस में फोर्स बैलेंस करके लिखना सिखा दिया था। तो नॉर्मल हो जाएगा आपका 100, तो ये लिख देंगे आप 100, ये 40 न्यूटन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, केस वन ये ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन मैक्सिमम अपनी पूरी क्षमता से पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा के ही सही इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन हार जाएगा, है ना। तो तुमने एमआर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि एमआर सर इस पर इतना फोर्स लगाओ ताकि ये ना चले। तो एमआर फ्रिक्शन की मदद करेगा और एमआर पीछे की तरफ फोर्स लगा देगा 10 न्यूटन का। तो ये है फोर्स बाई एमआर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर एमआर 10 न्यूटन से कम लगाएगा, जैसे मान लो एमआर ने 8 न्यूटन लगाया, तो 8 + 40 48, और पीछे हो गया 50, तो ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात है 40 और एमआर लगा रहा 8, एमआर भी हल्के में ले रहा, तो पीछे की तरफ 50 न्यूटन है, तो पीछे 48 और इस तरफ 50, तो पीछे की तरफ चल जाएगा। तो मिनिमम फोर्स जो एमआर का है वो 10 न्यूटन तो होना ही चाहिए, 10 न्यूटन तो होना ही चाहिए। केस 2 एग्जाम्पल से लेते हैं। पीछे की तरफ तो कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन लग रहा। अब मान लो एमआर जोश में आ गया कि मुझे कैसे चैलेंज कर लिया, ले मैं 30 न्यूटन लगा लेता हूं। अब हमेशा हम ऑब्जेक्ट पे जो टेंडेंसी ऑफ मोशन देखेंगे वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से देखेंगे। एमआर भी तो खींचने की कोशिश कर रहा, सर एमआर रोकने की कोशिश कर रहा है। देखो एमआर 50 न्यूटन के अपोजिट में लग रहा, लेकिन एमआर की अगर फोर्स देखोगे तो ये पीछे की तरफ खींच ही तो रहा है और ये इधर खींच रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? अनबैलेंस फोर्स 20 न्यूटन से ऑब्जेक्ट की इस तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी, अनबैलेंस फोर्स 20 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो फ्रिक्शन तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को खत्म करना चाहता है, फ्रिक्शन पीछे उतना ही लगेगा जितनी उसकी जरूरत है, क्योंकि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। तो सर पीछे फ्रिक्शन लग जाएगा 20 न्यूटन का। क्या 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 40 से नीचे जितना भी टेंडेंसी ऑफ मोशन के लिए फोर्स लग रहा होगा उसको अपोज करने के लिए उतना फोर्स लगा लेगा। बहुत बढ़िया बात है ये तो सर। तो एमआर अगर 30 न्यूटन लगा ले तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। 20 लगा ले तो एमआर 20, तो ये लगा लेगा 30, 40 से नीचे 30 भी आता है। केस 3, अगर मान लो पीछे लग रहा 50 न्यूटन और एमआर ने लगा दिया 50 न्यूटन जोश में आके, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को 50 से आगे खींच रहे हो, 50 से पीछे खींच रहे हो, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन खत्म ही हो गया। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा नहीं। सर अगर मिनिमम फोर्स बाई एमआर पूछता तो 10 न्यूटन आंसर हो जाता, लेकिन वो पूछा कि फोर्स बाई एमआर सो दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अब देखिए केस 4, इधर लग रहा 50 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने इसका जवाब दे दिया। हालांकि सबसे मुश्किल सवाल मुझे कराने में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगता है, बच्चे को समझाने में ज्यादा मुश्किल लगता है सवाल, लेकिन तुमने कर लिया, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कंग्रेचुलेशन। अब मान लो मैं 50 से 60 लगा लूँ, 70 लगा लूँ, मैक्सिमम की बात करूँ तो 80 लगा के देखता हूँ एक बार। जब मैं 80 न्यूटन लगाऊंगा तो पीछे 50, आगे एमआर ने 80 लगा लिया, तो अब क्या हो रहा है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की तरफ डेवलप हो जाएगा 80 न्यूटन से। सर ये जो पहले 50 न्यूटन लग रहा था ये इसको आगे जाने से रोकेगा, तो अनबैलेंस फोर्स आएगा 30, तो फ्रिक्शन फिर से पाला बदल लेगा और पीछे चला जाएगा और 30 न्यूटन फोर्स लगाएगा। सर एक बात बताओ, अभी तो फ्रिक्शन आप आगे लगा रहे थे, इस तरफ लगा रहे थे, अब फ्रिक्शन पीछे बोल रहे हो। फ्रिक्शन का काम है
कि जो भी टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप करने की कोशिश करेगा उसका अपोज करना। पीछे 50, आगे MR ने लगा 80, तो अब MR के फोर्स को अपोज करना है, क्योंकि MR की टेंडेंसी ज्यादा हो गई, MR डोमिनेटिंग हो गया। 80 न्यूटन, पीछे 50 न्यूटन, तो 30 न्यूटन से आगे जाने की कोशिश कर रहा था। अब केस 4 की बात देखेंगे तो पीछे 50 न्यूटन, आगे MR अगर 90 न्यूटन लगा देता है तो इसका आगे की तरफ 40 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे लगेगा और मैक्सिमम लग सकता है वो 40 न्यूटन। ठीक है, तो अब जाके ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं रहेगा। अब यहां से 91 न्यूटन भी लगा लोगे, 91 न्यूटन, तो आगे 91 पीछे 50, तो कितना हो गया बोलो सर? आगे 91 पीछे 50, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया 41, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है 40, तो आगे 41 पीछे 40, तो 1 न्यूटन अनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चल जाएगा। तो ये मैक्सिमम फोर्स है MR का, ये मैक्सिमम फोर्स होगा MR का 90 न्यूटन। तो MR का जो फोर्स है अगर वो 10 न्यूटन मिनिमम या उससे ज़्यादा और 90 न्यूटन मैक्सिमम या उससे कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब बच्चे बोलते सर इतने केस हम कैसे सोच पाएंगे? बहुत आसान है, तुमको ज़्यादा नहीं सोचना। तुम देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा सवाल बनाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का, चलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। इस तरफ फोर्स लग रहा पहले से 70 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लग रहा? 70 न्यूटन का। डन। अब बताइए MR कितना फोर्स लगाएगा सो दैट ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट? तो यहाँ पे MR का एक लिमिट आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो बहुत आसानी से। मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। पिछला वाला सवाल समझ आ गया होगा तो इस सवाल का जवाब आप दे देंगे। अब आता है फ्रिक्शन फोर्स ऑन वन सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की हमने बात करी तो अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बाहर से MR जैसा आदमी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। दो फोर्स जो लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर और नीचे, और वो दोनों फोर्स एक दूसरे को इवन बैलेंस कर लिया, N बराबर mg। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जाके पूरा ही लेट गया है ना, लेटा हुआ आदमी देखता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल से सीधा लेट गया, अब मैं बहुत चिपक गया हूं, अब आदमी हटने की कोशिश कर रहा, तो उसका उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी उसकी मदद नहीं करेगा, वो भी उसकी मदद नहीं करेगा। तो सर अब क्या होगा? अब ये होगा कि मदद नहीं करेगा। अगर सर थोड़ा इंक्लाइन सरफेस पे चिपकता तो इंक्लाइन सरफेस पे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम जोरदार तरीके से पास लाके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कप है, मान लीजिए, ये बढ़िया कप यहां पर रख दिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब थोड़ा इंक्लाइन किया, सर अभी तो नहीं चला, थोड़ा और इंक्लाइन किया, नहीं चला, सर थोड़ा और किया, नहीं चला, थोड़ा और किया, देखो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया क्या? हाँ। तो सर अभी भी तो चिपका हुआ है, कहाँ चल रहा है? थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, नहीं चला, थोड़ा बढ़ा के, नहीं चला। अब इस कंडीशन में टेंडेंसी ऑफ मोशन इसमें आ चुका है, अभी टेंडेंसी ऑफ मोशन 0 है। ऑन किस द सरफेस, ऑन दिस सरफेस, अलोंग दिस सरफेस, इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कान खोल ले, कान खोल ले और ध्यान से सुन, इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन सरफेस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, सरफेस के टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल मतलब इस सरफेस में नहीं। अब मैंने थोड़ा टेढ़ा किया, अब क्या होगा कि इस सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट mg sin थीटा आ गया, ये इंक्लाइन प्लेन बन गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन आ गया। लेकिन चूंकि इंटरलॉकिंग इतना ज़्यादा है कि ये टेंडेंसी ऑफ मोशन इसको चला नहीं पा रहा। अब धीरे धीरे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ, फील करना, चल गया। मतलब यहाँ पे आते से ही टेंडेंसी ऑफ मोशन इतना ज़्यादा हो गया कि इसको चला दिया। मतलब आप कह रहे हो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन बढ़ेगा जितना ज़्यादा एंगल होगा, तो हाँ लॉजिकल सोचना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लग रहा है? सर mg sin थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, टेंडेंसी ऑफ मोशन उतना बढ़ेगा। फिर से फील करो, फिर से फील करो, गिर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम सीख लो बेटा। देखो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, यस, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आई थी इसकी एक इंस्टेंट पे,
तो सर एक यूनिक एंगल डिसाइड होगा क्या जिस पे आके ऑब्जेक्ट अबाउट टू मोशन की कंडीशन में आ जाता है? हाँ, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अगर इंक्लाइन प्लेन का कम एंगल है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, और ज्यादा एंगल है तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। अब देखिए मैं एफबीडी बना के दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिए है अल्फा, ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। अब इसका जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे लाएगा, यस। इस पे इंक्लाइन प्लेन इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, यस। ये पूरा का पूरा नॉर्मल इधर रहेगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। इस mg का एक कंपोनेंट होगा, इस mg का एक कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और इसी mg का एक कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस mg का एक कंपोनेंट आ गया इधर mg साइन अल्फा, ये मैंने बता दिया था, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आता है साइन अल्फा, इधर हो जाता है mg कॉस अल्फा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट mg कॉस अल्फा है, ये क्या चाहता है? सर ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को चिपकाना चाहता है, अंदर की तरफ लग रहा है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट अगर चिपकेगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले पे ऊपर, ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो ऊपर नॉर्मल रहेगा एन, और इंक्लाइन प्लेन पे नीचे नॉर्मल रहेगा एन। तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एन एंड दैट इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा एक इक्वेशन बनेगा। बहुत ही जोरदार सर, ये इक्वेशन बनेगा। ये है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, प्लेन नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो जितना इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लग रहा है उतना ही इंक्लाइन प्लेन के नीचे लगेगा। क्या ये बात आपको पूरे अच्छे तरीके से फील आ गया? हाँ सर। अब सर एक फोर्स है mg साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, नीचे लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे लग रहा है। शिट, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग नीचे लग रहा है, देखिए mg साइन अल्फा। अब साहब क्या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो फोर्स को बैलेंस कर कौन रहा है? सर यहां पे ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन को खत्म करेगा। अगर सच में ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जो मैं डिटेल में केस डिस्कस करूंगा, अगर सच में ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन mg साइन अल्फा के बराबर होगा। तो सर यहाँ पे म्यू का क्या रोल? म्यू का कोई रोल नहीं, म्यू तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात को बताता है। एक बात बताओ, फिर से तुम वापस आओ यहाँ पे और ये बताओ कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रफ है, और मैं इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये नहीं चला, रेस्ट में है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगा? पक्का लिखा है कि अप्लाइड फोर्स, बाहर से मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 10 न्यूटन और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स एक्स में बैलेंस होना चाहिए, तो पक्की बात है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल वाला स्टैटिक वाला लगाएगा, और स्टैटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन होगा पीछे की तरफ। तो म्यू का को क्या रोल है? म्यू का तो ये रोल है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को बताएगा कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, या म्यू का ये रोल है कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा म्यू की। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तुम्हें पता है कि नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, नीचे की तरफ mg साइन अल्फा लग रहा है तो ऊपर की तरफ f लगेगा, दैट्स इट, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। एंड अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो f बराबर mg साइन अल्फा। बट अगर ऑब्जेक्ट अबाउट टू मोशन है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। अबाउट टू मूव के केस में क्या होता है सर? अबाउट टू मूव का कंडीशन तो ये हो गया कि इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव है, अब स्लिप करने ही वाला, जस्ट कर जाएगा, तुरंत कर जाएगा। अगर तुम 0.00 जल्दी भी एंगल बढ़ा दिया तो स्लिप कर जाएगा। तो मतलब ये है कि नीचे की तरफ जो फोर्स है mg साइन अल्फा, ऊपर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात के बराबर होगा। और साहब फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है म्यू इंटू एन, चाहे सरफेस हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, म्यू इंटू एन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू,
और n की वैल्यू क्या होगी, तो सर n बराबर इक्वेशन फर्स्ट देखिए mg cos अल्फा, तो n को लिख देंगे mg cos अल्फा। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, mg sin अल्फा जस्ट बराबर हो गया है म्यू mg cos, अच्छा सॉरी ये अल्फा लिखना है मुझे, अल्फा ले लिया एंगल, सॉरी अल्फा, तो mg से mg कैंसिल हो गया, इधर म्यू cos अल्फा को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा tan अल्फा। तो यहां से लिखेंगे आप tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, है ना, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो क्या है ये अल्फा? अल्फा वो एंगल है जहां पे ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आएगा, और उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of rough inclined plane with horizontal such that block kept on it at rest। अब जब थीटा बढ़ाते जा रहा हो, मान लो किसी थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में, चलो ये ले लिया, फोन ले लिया, मग तो रहा नहीं, अब ये ब्लॉक है रेस्ट में, हाँ सर रेस्ट में, ठीक है रेस्ट में। अब जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया तो सर ये अब इस तरफ मोशन की टेंडेंसी आएगी लेकिन मूव नहीं कर रहा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया तो इस एंगल पे नहीं चला, और बढ़ाया तो मैक्सिमम कितने एंगल पे रेस्ट में रह सकता है, और बढ़ाया नहीं चला, तो थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हो क्या इससे ऊपर भी रेस्ट में रह पाएगा, और बढ़ाया नहीं चला, और बढ़ाया नहीं चला, और बढ़ाया नहीं चला, और बढ़ाया, देखो यहाँ से मेरे इस हाथ से देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, देखो देखना ध्यान से, मेरे इस हाथ से हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जा रहा है, नहीं चला 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 नहीं चला, अब जाके चला। तो सर ये जो एंगल पे चला ये थोड़ा ज़्यादा एंगल लगा सर, हाँ तो ऑब्जेक्ट के इंटरलॉकिंग पे तो डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो डिपेंड करता है। मग और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, फोन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, समझ में आया कि नहीं है? तो जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आपको याद आएगा सर हमने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो आपका था सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था tan थीटा बराबर म्यू, ये भी तो वही था सर, और यहां एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और ये भी आप लिख रहे हो tan अल्फा बराबर म्यू, तो सर ये तो एक ही जैसा लग रहा है फॉर्मूला। हाँ न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इज सेम, बट फिजिकली दे आर डिफरेंट। फिजिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन होरिजोनटल surface when object is just about to move, when object is just about to move। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इज अ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं कि मुझे याद हो जाए, प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं अरे रामलाल तुम्हें एक बार और समझा पाऊं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम है। फिर से एक बार समझते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे आखिर हुआ क्या है, फिर से एक बार समझते हैं इंक्लाइन प्लेन पे आखिर हुआ क्या है। ये बढ़िया बेटा इंक्लाइन प्लेन है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका अल्फा। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया एक एम मास का, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा और क्यों लगेगा बताइए? सर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। हम जानते हैं सर इस mg का कोई असल में काम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलेगा, तो इस mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये है mg sin अल्फा, और इस तरफ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ले लिया mg cos अल्फा। दोबारा समझा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट mg cos अल्फा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos अल्फा। कोई और फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है, कोई और फोर्स इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, कोई भी फोर्स इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लग रहा है, अलोंग इंक्लाइन प्लेन है ना, वो लग रहा है नीचे की तरफ
mg sin अल्फा और ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की औकात जो है, फ्रिक्शन की जो औकात मैं यहां लिख लेता हूं, फ्रिक्शन की जो औकात होती है लिमिटिंग, वो होती है म्यू इंटू एन, वो जाएगा म्यू जी कॉस अल्फा। इतना। अगर ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में है, मतलब उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, ये ग्रेविटेशन का फोर्स, एमआर नहीं है, एमआर है भी नहीं, एमआर इंटरेस्टेड भी नहीं है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स which is responsible to move this object। इंक्लाइन प्लेन पे चलाने के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रिक्शन उसको लगा के रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये फोर्स एग्जैक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो सर ये जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन आ गया। यस, जस्ट अबाउट टू मूव। और इस केस में हम देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन की औकात के बराबर इसकी टेंडेंसी हो गई तो जस्ट नीचे मूव कर जाएगा, और जस्ट नीचे मूव कर जाएगा तो इसको सॉल्व करके आ रहा है कि tan अल्फा बराबर म्यू। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एमआर स्टार। यहां तक तो मैं दोबारा बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक जोरदार एमआर स्टार। सर जोरदार एमआर स्टार बताओ, तो सवाल देखो एक बार, सवाल देखो एक बार। कई बार बच्चे से सवाल पूछा, चलो, या ब्लॉक ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज दिस, देन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो बच्चे से पूछते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बताओ। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज कि सर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है कि रुक रहा है। और सर ऑब्जेक्ट चलेगा या रुकेगा ये देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर नीचे mg लग रहा तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin अल्फा। हाँ या ना बताओ, mg sin थीटा, हाँ या ना। इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को चलाने की टेंडेंसी कौन रखता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट। और रोकने की टेंडेंसी कौन रखता है? सर रोकने की टेंडेंसी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी होती है? म्यू इंटू एन। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन है आपका mg cos अल्फा, ये हो जाएगा mg cos अल्फा। अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और ये कम लग रहा, तो लिमिटिंग ज्यादा है मतलब रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है, रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। और अगर जस्ट बराबर है तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होगा, और मान लो ये ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। 100% किताबों में यही अप्रोच से सॉल्व करते हैं, 100% किताबों में। अब तुम्हें एमआर क्या दिखाएगा देख, अब एमआर का एमआर स्टार देख, कंसेप्ट पूरा सीख गया है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें यह कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है mg sin थीटा ना, तुम्हें यह भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे पता लगेगा? दोनों का कंपैरिजन ही तो करना है, और दोनों में बच्चा mg sin थीटा और म्यू mg cos अल्फा को मल्टीप्लाई करके देखता है। मैं कहता हूं सबको गोली मारो, और सीधा कंडीशन तो तुम्हारा ए आ गया ना कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू थीटा दी हुई है तो हम tan थीटा निकाल लेंगे, और फिर फटाफट हम म्यू निकाल लेंगे, और tan थीटा और म्यू जैसे ही पता चला उसको कंपेयर कर लेंगे। म्यू बराबर tan थीटा, देन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। ये हो गया तुम्हारा केस 1, केस 1। अब केस 2 समझना, केस 2 समझना कि mg sin थीटा कम है लिमिटिंग से, लिमिटिंग से कम mg sin थीटा, मतलब इसको रोक के रखने की जितनी क्षमता है ना उससे चलाने वाली क्षमता कम है। जो उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है mg sin थीटा अल्फा लिख लो, वो कम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin अल्फा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, बराबर नहीं बोलता है, आई एम सॉरी, बराबर क्यों? बराबर का केस तो हमने देख लिया, बड़ा ही है, बड़ा ही है, बड़ा है किससे? म्यू mg cos अल्फा से, यही तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो सर mg से mg काट सकते हैं? हाँ, इक्वल टू नहीं लिखा है, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। इधर और उधर कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना, दोनों तरफ एक्स्ट्रा mg से मल्टीप्लाई करके क्यों कंपेयर कर रहे हो? दोनों तरफ जब mg मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी mg गुना बढ़ेगा, ये भी mg गुना बढ़ेगा, फिर कंपेयर करना, तो mg से mg काट दो ना। तो सर mg से mg अगर मैंने काट दिया और हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में रहेगा? जब ये लिमिटिंग से कम होगा। ये लिमिटिंग से कम होगा तो मतलब ये हुआ कि जो साइन अल्फा है और बटा कॉस अल्फा मतलब tan अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू म्यू से कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। हाँ, अब बच्चा और किताबों में इतना मजदूरी क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं तो एक छोटा सा सोच तक तुम्हें पहुंचा के लेके आया हूं, एक छोटा सा सोच दिखा रहा हूं। इंक्लाइन प्लेन के सवाल देखना, जितने भी नीट में पूछे है ना, देख के एकदम सवाल का आंसर बता देगा। तो देख के कोई कैलकुलेशन नहीं। बच्चा डरता है फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन से। मास्टर कहता है कि इंक्लाइन प्लेन वाला जो कंसेप्ट है, फ्रिक्शन वाला जो कंसेप्ट है, मैकेनिक्स का सबसे मुश्किल कंसेप्ट है। और तू दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या तुम्हें सबसे मुश्किल लगता था कि सर फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन तो सच में मुश्किल था सर। अब उसका क्या किया, उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब ना तो मुझे उसका एफबीडी बनाना, ना तो मुझे कंपोनेंट लेना ना तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना, ना ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और mg साइन थीटा को कंपेयर करना। मुझे क्या कंपेयर करना है? तो सर जब हम कुछ करेंगे नहीं, सवाल देखो, सवाल में एक म्यू होगा एक थीटा होगा, तो सीधा tan थीटा और म्यू को कंपेयर करो। अगर ये बराबर आ गया तो जस्ट अबाउट टू मूव। और म्यू ज्यादा है मतलब रफनेस ज्यादा है, और जितना एंगल ज्यादा होता है चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो चलाने वाला देखना, याद रखना तुम tan अल्फा। अब याद रखो चलाने वाला tan अल्फा, चलाने वाला चलाने वाला tan अल्फा, चलाने वाला tan अल्फा, और रोकने वाला म्यू, रोकने वाला ऑब्वियस सी बात है म्यू ही तो रोक रहा है। अगर म्यू 0 कर दो तो सारा कहानी खत्म होगा, स्मूथ सरफेस हो जाएगा। अगर रोकने वाला ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो सर ऑब्जेक्ट अगर चलेगा नहीं तो इतना फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही नहीं। हाँ, तो ये तो मैं केस डिस्कस कर रहा था ना, अगर ये ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा सर? स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ये रुका हुआ है तो इतना ही लगेगा जितना ऊपर फ्रिक्शन है, वो तो सेल्फ रेजिस्टेबल होता है, तो mg sin थीटा हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं, इस केस में mg cos अल्फा है, सॉरी अरे यार अल्फा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा लिया, mg cos अल्फा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है रूट अंडर फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का स्क्वायर नॉर्मल का स्क्वायर करोगे तो mg तो आएगा ही। देख लो, mg का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, mg का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बना जाएगा। अब केस थ्री, तो मैं कहता हूं कि नीचे चलाने वाला जो फ्रिक्शन का ग्रेविटेशन का कंपोनेंट है mg साइन अल्फा, वो ज्यादा है म्यू mg cos अल्फा से। mg से mg फिर कटा, cos को नीचे ले आओ, साइन अल्फा बाई cos अल्फा हो जाएगा tan अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू। मतलब चलाने वाला ज्यादा है रोकने वाले से। रोकने वाला कौन है? म्यू, और चलाने वाला ज्यादा है तो चल जाएगा। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर ऐसा है तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। साहब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो सर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो वो एक्सेलरेट करेगा। हाँ, उस कंडीशन में नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा mg साइन अल्फा वो उसको एक्सेलरेट कराएगा, और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो म्यू mg cos अल्फा लगेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा सर? नेट फोर्स अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो, फ्रिक्शन तो रोकने की कोशिश कर रहा था बेचारा, नहीं रोक पाया, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है उससे भी ज्यादा नीचे हो गया, तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स वो आ जाएगा मास mg कॉमन निकाल लो तो अंदर में बचेगा साइन अल्फा, इधर बचेगा म्यू cos अल्फा। सर क्या किया मैंने? ये लिखा mg साइन अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा। देखो म्यू mg cos अल्फा, mg निकल गया, म्यू cos अल्फा अंदर बच गया। तो फोर्स बराबर होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा मास से मास कैंसिल हो जाएगा, g साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। दिस इज योर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg cos अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या मतलब है? तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो केस देखना है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखना है। तो सर n बराबर mg cos अल्फा, यस। और फ्रिक्शन फोर्स तो काइनेटिक वाला लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा mg म्यू mg cos अल्फा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का वेक्टर सम। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा रूट अंडर नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर होगा। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। एक बच्ची थी बेचारी सी, बड़ी भोली बच्ची है, अगर तुम तक मेरा आवाज़ जा रहा होगा तो आपने मुझे बोला, और क्या बोला कि सर दिस इज़ वेरी रॉन्ग। व्हाट इज़ वेरी रॉन्ग?
सर दिस इज वेरी रॉन्ग कि आप कैलकुलेशन आधा बीच में छोड़ देते हो और कहते हो कि नीचे लिख लो। इससे सर सबसे बड़ी समस्या नोट्स बनाने में होती है। अबे दिमाग से पैदल इंसान पिताजी से पूछना ये बुद्धि कबाड़ी वाले को बेच दिए थे क्या? तो यहाँ पे नोट्स बनाने बैठे हो। सर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे सर? रिवाइज कैसे करेंगे? यहाँ लिखना, यहाँ समझ। अगर मान लो मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ के मैं कहता हूं कि n की वैल्यू ये पुट करो mg cos अल्फा और फ्रिक्शन की वैल्यू ये पुट करो और इन दोनों को यहाँ पे रख दो, तो तुम्हारा सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा mg का होल स्क्वायर, mg का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो mg रूट अंडर ये cos स्क्वायर अल्फा, वो म्यू cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। cos स्क्वायर अल्फा ही बाहर निकल जाएगा तो mg cos अल्फा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। हाँ, क्योंकि cos अल्फा भी तो कॉमन ही है, तो mg cos स्क्वायर अल्फा यहाँ, वहाँ पे भी mg cos स्क्वायर अल्फा बाहर निकल जाएगा रूट से, अंदर बचेगा तुम्हारा म्यू का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बच्चा कहता है कि नहीं सर ये भी आप ही सॉल्व करो। क्या तू मुझे नौकर समझता है? एग्जाम में नोट्स ही ले जाना, एग्जाम में तू मुझे ही ले जाना। जब तू यहां पे ये दो वैल्यू पुट करके फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकाल सकते हो तो तुम बेटा गलत जगह हो। आज ही मम्मी से बोल दो कि मम्मी मैं बर्तन मांज लूंगी, आपकी पैर दबा लूंगी, घर में पोछा झाड़ू लगा लूंगी, लेकिन मेरे बस का फिजिक्स नहीं है, मैं नीट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। तुम नहीं कर पाएगी, मैं चैलेंज देता हूं। जो इतना बदतमीजी से बात कर सकता है इस बात के लिए जो कि मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं। सर आप अपने भले के लिए नहीं, अपने काम चोरी के लिए सोच रहा हूं। बिल्कुल इतना तो मेहनत करता हूं, 2.5 घंटे लेक्चर कराता हूं, फिर क्या काम चोरी। n की वैल्यू यहां से पुट करो तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो तो ये होगा म्यू mg cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये mg cos स्क्वायर अल्फा, mg cos स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर निकाल लो कॉमन ले जाके, तो mg cos अल्फा बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा म्यू स्क्वायर, ये रहा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये इसलिए छोड़ा है कि आप बीच में एक लाइन मैंने कैलकुलेशन का इसलिए छोड़ा है। ये सवाल ये पता है कब बोली थी बच्चे ने? जब मैंने एक पुल्ली वाला सवाल कराया था जिसने बोला था 1/m1 बराबर हो जाए, नहीं 4/m1 बराबर 1/m2 प्लस 1/m3 आएगा। तो करो ना कैलकुलेशन, मैंने सारी चीज समझा दी, सारा वैल्यू निकाल दिया, बीच में एक लाइन इसलिए छोड़ दिया कि आप उसको फिल करो। जब तुम ये नहीं कर पा रहे हो, जब ये सारी चीजें लिखा हुआ है, तुमको बता दिया गया, आंसर लिख दिया गया, तब ये नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में सवाल आएगा तो तू क्या ही करेगा? बाबा जी का करेगा तू। चले इधर देख। तो इंक्लाइन प्लेन पे सर 3 केस बना। हाँ अब देख जोरदार है स्टार, सवाल को सॉल्व करने का एक जोरदार अप्रोच। अगर इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का सवाल है और पूछ रहा है कि फ्रिक्शन बताओ, टेंशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ये बताओ, ये बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ, तू कुछ मत बताना। तो पहले बोलना कि म्यू और mg का रिलेशन देख लो। म्यू अगर tan थीटा के बराबर है तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा और वो mg sin अल्फा के बराबर लगेगा। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लिया तो यहाँ थीटा लिख देते। अब इससे ही कई बच्चों को समस्या होगा, सर कभी कभी आपने थीटा ले लिया, कभी कभी अल्फा ले लिया। नहीं, जहां थीटा लिया है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और जहां अल्फा लिया वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। थीटा अल्फा, थीटा अल्फा। म्यू अगर tan थीटा के बराबर है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा। सर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हाँ, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो सर कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा mg के बराबर। कैसे सर? तो नॉर्मल mg cos अल्फा और फ्रिक्शन mg sin थीटा, हाँ mg sin थीटा, नॉर्मल mg sin थीटा, फ्रिक्शन mg, सॉरी नॉर्मल mg sin थीटा। बट मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तुम्हारे चक्कर में। देख इधर MR स्टार, पाक, मूड खराब हो गया। चलो फिर से शुरू करते हैं। बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा, बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे डाउट जब मैं देखता हूं ना अंदर से जल जाते हो एकदम। मतलब डाउट नहीं, बदतमीजी, आई एम सॉरी। डाउट तो मैं देखता हूं, बताता हूं, ऐसा नहीं है।
जितना हो सकता है जेन्युइन डाउट को मैं डिस्कस करता हूँ। बदतमीजी, सर वो स्पैमर होते हैं। भैया हमें थोड़ी ना बता, हमें तो लगता है बच्चे ही है, हम इमोशनल आदमी हैं। चलो देखो कोई बात नहीं। एमआर स्टार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि सवाल में तुमसे फ्रिक्शन पूछे, एसिलेशन पूछे, कुछ भी पूछे, तुम ये सोचो कि म्यू और टैन थीटा का रिलेशन क्या है। सवाल में म्यू और टैन थीटा दोनों दिया होगा। अगर म्यू और टैन थीटा बराबर है, टैन थीटा चलाने वाला और म्यू रोकने वाला, तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट, मतलब अबाउट टू मूव का कंडीशन आएगा। अबाउट टू मूव का कंडीशन है। अबाउट टू मूव का कंडीशन में तुम रेस्ट भी मान सकते हो, मोशन भी मान सकते हो। जस्ट उससे थोड़ा कम लगा दूंगा तो रेस्ट में, थोड़ा ज्यादा लगा दूंगा तो मोशन, मतलब लिमिटिंग कंडीशन है। म्यू बराबर टैन थीटा, तो अबाउट टू मूव का कंडीशन है। अबाउट टू मूव के कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो अबाउट टू मोशन के कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो एग्जैक्टली नीचे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। और वो mg sin थीटा के बराबर म्यू mg cos थीटा होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल mg cos थीटा होगा। नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा होता है। फ्रिक्शन mg sin थीटा लिखो, नीचे की तरफ अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा के बराबर ही होगा ना। लिमिटिंग को म्यू mg cos थीटा कह सकते हैं। सर इस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बोलो mg cos थीटा, तो ये होगा mg cos थीटा का होल स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना है? तो फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा भी लिख सकता हूं, और फ्रिक्शन एग्जैक्टली इसके बराबर तो mg sin थीटा भी लिख सकता हूं। तो mg sin थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां से mg बाहर आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 बनेगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर अबाउट टू मूव के कंडीशन में है तो भी कॉन्टैक्ट, अबाउट टू मोशन के कंडीशन में तो भी कॉन्टैक्ट फोर्स mg होगा। म्यू बराबर टैन थीटा भी अबाउट टू मोशन के कंडीशन आता है। नेक्स्ट इफ म्यू इज लेस देन टैन थीटा, म्यू इज लेस देन टैन थीटा, म्यू इज लेस देन टैन थीटा, म्यू टैन थीटा से कम है। सर म्यू कम है, टैन थीटा ज्यादा है, पहले म्यू ज्यादा रख लेते हैं, पहले ये कैसे देख लेते हैं। म्यू ज्यादा है मतलब रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो पक्की बात है फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा। एसिलेशन क्या होगा उसका? जीरो। सर इसमें एसिलेशन क्या होगा? अबाउट टू मूव है, मतलब इतना फोर्स लग जाएगा एग्जैक्टली mg sin थीटा इसके बराबर होगा, तो मोशन में जस्ट आने ही वाला है, मतलब आ जाएगा उसके बाद, और उससे पहले जस्ट रुका हुआ है। ये लिमिटिंग केस है, ये कंपेयर करने के लिए हमेशा आता है। काइनेटिक का जब ऑब्जेक्ट चल ही जाएगा तो एग्जैक्टली इतना नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, उसको बता दिया जाएगा। ये जस्ट अबाउट टू मोशन का कंडीशन है। तो रेस्ट में तो एसिलेशन पक्की बात है क्या, अगर म्यू ज्यादा बड़ा है तो रोकने की क्षमता ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो एसिलेशन जीरो। अगर एसिलेशन जीरो है तो फ्रिक्शन कैसा होगा सर? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ये mg sin थीटा के बराबर होगा। म्यू mg cos थीटा तो लिमिटिंग पे लगेगा, ठीक है सर, लिमिटिंग पे लगेगा। नेक्स्ट, तो सर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg cos थीटा। नॉर्मल तो हमेशा mg cos थीटा हो, चाहे ऑब्जेक्ट रुके चले या अबाउट टू मोशन का कंडीशन हो। यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा वो mg ही हो जाएगा, मैंने निकाल दिया। और इफ म्यू इज लेस देन टैन थीटा, मतलब टैन थीटा ज्यादा है, टैन थीटा ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट is moving. If object is moving, then friction is kinetic, and kinetic friction लगेगा बेटा म्यू mg cos थीटा। सर अबाउट टू मोशन के कंडीशन में और मोशन में सेम ही फ्रिक्शन लगेगा, हाँ, क्योंकि एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। नहीं तो ऐसे चलाने के लिए लिमिटिंग लगाते हैं और मोशन में आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन यहाँ पे बेटा हमें एक ही म्यू दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और एक ही म्यू 90% क्वेश्चन में होता है। अलग में हम चल जाएगा तो म्यू के लेंगे, और रेस्ट में चलाने के लिए म्यू एस लेंगे, म्यू एल लेंगे। ओके, तो सर फ्रिक्शन ये लगेगा, हाँ फ्रिक्शन ये लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे कितने एसिलेशन चलेगा? अलोंग इंक्लाइन। अलोंग इंक्लाइन पे एसिलेशन होगा नीचे की तरफ g sin थीटा और ऊपर की तरफ म्यू g cos थीटा। ये एकदम सही है, ये एसिलेशन हो जाएगा, बात खत्म। सर इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा आपका mg cos थीटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, बस दैट्स इट। 100% थ्योरी कंप्लीट। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन 100%। इस बोर्ड पे जितना लिख दिया इससे बाहर इंक्लाइन प्लेन पे एक भी सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जिस भी ईयर के सवाल करना चाहते हो कर लो। चलो अब सवाल शुरू करते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन अ प्लेन ऑफ म्यू इज इक्वल टू √3। म्यू इज इक्वल टू √3 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और वो रेस्ट में है।
द एंगल थ्रू विच द प्लेन बी इंक्लाइंड टू दैट हॉरिजॉन्टल सो दैट ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन। जस्ट स्लाइड डाउन मतलब एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज अल्फा मानते तो tan अल्फा बराबर होता है म्यू, म्यू की वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3। पक्की बात है tan अल्फा √3 तभी होगा जब अल्फा 60 डिग्री होगा, एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। जोरदार, MR स्टार जोरदार। आगे देखो, अब ये सवाल था जिसमें मैंने आपको बताया था किताबों में सवाल कैसे सॉल्व करते, अगर ऐसा सवाल हो। कैसा सवाल? ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ फिक्स्ड रफ, म्यू इज इक्वल टू 0.8। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका 0.8। इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 30 डिग्री, देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लाएगा और इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा ये कैसे निकालेंगे? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि tan थीटा और म्यू की वैल्यू कितनी है। ये तो मैं अपना तरीका बता दिया। किताबों में क्या करते हैं कि mg sin थीटा देख लेते हैं कितना लग रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सवाल में तुमसे फ्रिक्शन पूछे, एक्सीलरेशन पूछे, नॉर्मल रिएक्शन पूछे, कुछ भी पूछे, तुम ये देखो कि म्यू दिया हुआ है 0.8 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30, मतलब tan 30। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ये आता है 0.58 के आसपास। 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, यही 2-4 वैल्यू होता है बस, और क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 55 डिग्री दे रहा तुम्हें, नहीं देगा, 45 देगा, नहीं तो 60 देगा, नहीं तो 30 देगा, बस यही है। तो सर तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। हाँ आसान हो गया, इसीलिए तो कहते हैं MR स्टार बड़े आराम से। सर क्या बड़े आराम से? बड़े आराम से ये कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा है 0.8 है और फ्रिक्शन फोर्स कम है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 0.58 आ रही है, मतलब tan 30 कम है, म्यू ज़्यादा है। म्यू ज़्यादा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, पक्की चलेगा ही नहीं, रेस्ट में रहेगा, बराबर थोड़ी ना, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो सर फ्रिक्शन पक्का स्टैटिक रहेगा। हाँ, स्टैटिक के कंडीशन में जो चलाने वाला फोर्स था उतना ही सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन ऊपर रहेगा। हाँ, तो फ्रिक्शन सर सिंपल हो जाएगा mg sin थीटा। हाँ, तो m की वैल्यू दिया है 10, g की वैल्यू सर ले लेते हैं चलो 10, और sin 30 डिग्री 1/2, तो सर ऐसे तो ये आ जाएगा 5, 10 × 5 = 50 न्यूटन आंसर आएगा फिर तो। हाँ, कोई है क्या 50 न्यूटन? हाँ, ये 50 न्यूटन है, आंसर आ गया। हाँ, लो मौज लो, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। कोई FBD नहीं। अब मैंने अगर एक बार ढंग से तुम्हें कंसेप्ट सिखा दिया तो तुम देखोगे किसी भी इंक्लाइन प्लेन के सवाल में FBD की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ना तो तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। सीधा खत्म। सर एक ही सवाल कराए, कैसे खत्म? और कराओ, और करते हैं। देखो, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, ये अलग सवाल हो गया थोड़ा। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द, नहीं बनाना इसमें भी। देखो, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इफ g इज इतना, देन रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक इज, रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक इज, इस ब्लॉक पर कितना रिटार्डेशन लगेगा? एक बात बताओ, रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकोगे तो हमें पक्की बात पता है कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग नीचे की तरफ mg sin अल्फा लाएगा, या जो थीटा mg sin थीटा नीचे की तरफ लाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और ऑब्जेक्ट सब ऊपर स्लाइड कर रहा, तो फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड कर रहा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। सर ये तो बात बदल दी, जज्बात बदल दी, सब कुछ एक ही सेकंड में बदल दिया, आपने फ्रिक्शन नीचे लगा दिया। तो किसने बोला था फ्रिक्शन ऊपर लगेगा? किसी ने कहा था क्या कि फ्रिक्शन हमेशा इंक्लाइन प्लेन को ऊपर लगता है? नहीं, mg का कंपोनेंट नीचे था जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा था। आजा भाई पिक्चर में, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, एकदम कोई दिक्कत नहीं, इंक्लाइंड होगा, तो mg का कंपोनेंट इसको चलाने की कोशिश कर रहा था। सर कोशिश क्या हो तो चला दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ा दिया इसलिए ना, नहीं औकात नहीं था चला पाएगा ऐसे। अब ले चला ले, नहीं चला पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। देखो इसमें चलने की टेंडेंसी आ गई नीचे, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोके हुए। अब देखो चल गया, तो जब चल गया तो म्यू बराबर tan थीटा है, जब चल गया तो म्यू बराबर tan थीटा, और बड़ा कर दिले तो सर ये तो रफ्तार में आ गया, देख रुक ही नहीं रहा क्योंकि म्यू कम है और tan थीटा बहुत ज्यादा है, अब चलेगा ही नहीं। सर चल गया, लिमिटिंग केस में पड़ा था, ले अब नहीं चल रहा सर, नहीं चल रहा सर, तो कौन सा केस है? फर्स्ट केस, नहीं चल रहा, म्यू ज्यादा होगा सर, नहीं चल रहा,
म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा नहीं चल रहा सर, म्यू ज्यादा रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है, नहीं चलेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा सर। पहला एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंचे, चल गया, और अब तो चल ही रहा है बस। तो यहां पे बस ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ रहा है, एमजी उसको चला रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो ऊपर फेंका है तुमने, मोशन ऊपर हो रहा है, स्लाइडिंग ऊपर हो रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और वो भी काइनेटिक, म्यू इंटू एन। और सर ये एमजी साइन थीटा, हाँ ये एमजी साइन थीटा, तो सर दोनों मोशन के अपोजिट में, हाँ तो दोनों की वजह से नेट फोर्स नीचे कितना हो जाएगा, एम जे साइन थीटा प्लस म्यू एम जे कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स बटा मास कर देंगे, रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन जो मोशन के अपोजिट है हो जाएगा जी साइन थीटा, जी कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके ओके ओके, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री, तो साइन 45 प्लस म्यू की वैल्यू बोलो, हो 0.5 मतलब 1/2 इंटू कॉस 45, तो ये हो गया तुम्हारा 10, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2√2, है ना, 2√2, तो 2√2 एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम लोगे तो 10, 2√2 ऊपर हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3/2√2, 2√2, 2 से कैंसिल करोगे 5, 15/√2 आ रहा। सर आप इसमें चेक क्यों नहीं कर रहे म्यू ज्यादा है कि tan थीटा ज्यादा है? आपने बोला था आप चेक करोगे, इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ दो तो चेक करूंगा, लेकिन यहां पे तो वी वेलोसिटी स्लिप कर रहा है ना बेटा, रख के नहीं छोड़ा, ऊपर फेंक दिया वी वेलोसिटी से, और फिर रिटार्डेशन की वैल्यू पूछिए। सर अगर ऐसा है तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रख के नहीं छोड़ते हैं, v0 वेलोसिटी से नीचे फेंक देते हैं, तो क्या होगा? इनिशियली v0 वेलोसिटी से मैंने नीचे फेंक दिया है, तो नीचे फेंको या ऊपर फेंको mg को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, और स्लाइडिंग नीचे हो रही तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सर फ्रिक्शन सच में मुश्किल है सर, कभी ऊपर कभी नीचे, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रिलेटिव मोशन नीचे v0 वेलोसिटी से फेंका है तो फ्रिक्शन ऊपर, mg नीचे। अब अगर आप नेट फोर्स नीचे देखेंगे तो होगा mg sin थीटा, ये फ्रिक्शन है, म्यू mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा और म्यू cos थीटा, मोशन को अपोज कर रही है होगा। जब ऊपर फेंकोगे, ले फिर से फोटो बना देता हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, अगर ऊपर फेंकोगे v0 वेलोसिटी से, ऊपर फेंकोगे v0 वेलोसिटी से, तो नीचे की तरफ तुम्हारा रिटार्डेशन होगा ए, नीचे की तरफ रिटार्डेशन होगा ए, और सॉरी नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा और नीचे की तरफ ही फ्रिक्शन लगेगा। बस हो गया, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं काम में आता, होता ही नहीं, इससे ज़्यादा काम में क्या आएगा। चलो देखो, ब्लॉक मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री, मूविंग अप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर जा रहा है, मूविंग अप बोला ना कि ब्लॉक इज मूविंग अप एट 30 डिग्री with velocity 5 meter per second, stop after 0.5 second, then coefficient of friction will be stop after 0.5 second। कितने टाइम में ऑब्जेक्ट रुक गया है? इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम टेकन इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। ऊपर जा रहा तो g sin थीटा एक्सेलरेशन नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा म्यू जी cos थीटा। तो ये रिटार्डेशन हो गया, g बाहर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 है ना, -5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बताओ 0.5, माइनस बाहर ही रखो, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट में डायरेक्शन आएगा बस। तो सर ये 5/10 50/5 तो 10 आ जाएगा, तो हाँ 10 आ गया, और ये g भी 10 है, तो g से ये 10 कैंसिल हो गया। तो सर ये तो साइन 30 प्लस म्यू कॉस √3/2 इज इक्वल टू -1, एकदम सही है। -1 ही तो रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे। तो सर साइन 30 तो हाफ होता है, हाँ,
हाफ को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये होगा म्यू √3/2 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया -1/2 उधर जाएगा, सॉरी 1/2 उधर जाएगा, -3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा √3 से 3, √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, -√3। निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता नहीं, निगेटिव बस यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए आया है। √3 होगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, थोड़ा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो असल में आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या है सर? रिटार्डेशन है। ये आपको पहले देखना पड़ेगा कैसे है। तो ऊपर वेलोसिटी है और जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन। तो आप इसको अगर पॉजिटिव लेते हो तो इस पूरे वैल्यू को आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि पीछे है तो माइनस लेना ही पड़ेगा। तो पता है ना आपको कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब आप लिखेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिखेंगे -g को बाहर निकाल लीजिए, यहां पे लिखिए sin 30 प्लस म्यू cos 30 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5/0.5। ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका -10 और g की वैल्यू भी इधर -10। ये आएगा आपका sin 30 प्लस म्यू cos 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2, sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस म्यू √3/2 इज इक्वल टू 1। अब हाफ उधर जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल होगा तो 1 ही टाइम कैंसिल होगा ना, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हाफ इज 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू √3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज हाफ से ये 2 कैंसिल होगा। म्यू इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 को हम कह सकते हैं 0.58, 0.6 के 0.6 के आसपास है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा था टेंशन इन द स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 0.7 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये पूछा है। तो स्ट्रिंग में टेंशन तो तब होगा ना जब एक्चुअल में स्मूथ सरफेस होता है और चलने की कोशिश करता है। सर अगर स्मूथ सरफेस नहीं भी है, एमजी चलाने की कोशिश कर रहा है, ऑल फ्रिक्शन है और एमजी डोमिनेटिंग हो गया, तभी तो यहाँ पे टेंशन आएगा कुछ ना कुछ। तो टेंशन एक्चुअल में कितना होगा ये कैसे पता करेंगे? तो पहले तो ये डिसाइड करो क्या फ्रिक्शन कैपेबल था इसको रोकने के लिए। अगर फ्रिक्शन कैपेबल था इसको रोकने के लिए तब तो इन ब्लॉक को ऐसे रख दो, और फ्रिक्शन कैपेबल है रोकने के लिए तो रेस्ट में ही रहेगा। तुम रस्सी से भी बांध दोगे तो रस्सी की तो जरूरत ही नहीं, वैसे ही रेस्ट में रहेगा। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? कंडीशन चेक कर लो, म्यू बराबर tan थीटा, म्यू की वैल्यू बोलो तो म्यू है सर हाँ 0.7 और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 0.58, तो म्यू इज ग्रेटर देन tan 30, मतलब रेस्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? 0। वो तो फ्रिक्शन ही उसको कैपेबल है रोकने के लिए, तो रस्सी बांधने की क्या जरूरत थी? सर अगर रस्सी बांध देंगे तो टेंशन 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से अच्छे से, ब्लॉक ऑफ 10 kg मास placed on a rough inclined surface as shown in a figure, then acceleration of the block will be, acceleration of the block will be। अब यहां पे दो फ्रिक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.8 और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका 1। ठीक है सर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। आप देखिए tan 30 देख रहे हैं सारे सवाल में, tan 30 60 और 45 भी तो है। tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3। सर tan 30 अगर 1/√3 है तो इसका वैल्यू आएगा 0.58, मतलब पक्की बात है कि म्यू की वैल्यू 1 है और tan 30 0.58 कम है। तो tan 30 कम है, म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है दिख रहा है tan थीटा से, तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, रेस्ट में रहेगा, तो उसकी एक्सीलरेशन होगी 0। बताओ मजा आया कि नहीं है? ऐसी तैसी कर दिया तुमने सवाल का। ये सवाल देखो, block of mass m is placed on a rough inclined plane. A force F applied parallel to the inclined plane as shown in a figure such that it just start moving upward. ये नहीं कह रहा कि इसको रोक के रखा है, just start moving upward, ऊपर की तरफ
सो दैट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, जस्ट स्टार्ट। तो तुम्हें क्या करना है, लिमिटिंग केस की बात करना है कि कितना फोर्स लगा दूं कि ऊपर भाग मत जाए, ऊपर जाना जस्ट स्टार्ट ही करे। तो सर ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, टेंडेंसी ऑफ मोशन जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। उससे पहले टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर था। जस्ट पहले मैं देखूं कि ऊपर जैसे चलने ही वाला है उसी समय टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर चलने वाला तो ऊपर है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। बस यही समझना है इसमें, ये समझ गया तो हो गया, खत्म खत्म। तो ऊपर ले जाने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ सर ये लगाया ना, फ्रिक्शन कहां सर, नीचे। mg sin थीटा कहां, वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं देश दुनिया से। तुम उसको ले जाना चाहो रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट को चलाना चाहो या रेस्ट में रखना चाहो, mg sin थीटा को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम करेगा नीचे की तरफ, इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, हाँ जिधर स्लाइडिंग हो उसके अपोजिट लगता है। तो ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg cos थीटा। तो सर दो नीचे फोर्स लग गए। हाँ अब ये दोनों फोर्स मिलकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर ये फ्रिक्शन फोर्स आपने लिमिटिंग वाला क्यों ले लिया, क्योंकि ऊपर जस्ट मोशन की टेंडेंसी डेवलप ही हो गई है। जस्ट स्टार्ट कर देगी, तुरंत इससे ज्यादा जैसे लगा वो मोशन करने लग जाएगी। तो नीचे वाला जो फोर्स है ऊपर वाला फोर्स के बराबर होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ऊपर कितना फोर्स है F, और उतना ही होना चाहिए या उससे जस्ट ज्यादा हो जाना चाहिए वाला फोर्स जितना नीचे लग रहा है mg sin थीटा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात रोक के रखने की क्षमता है म्यू mg cos थीटा। और सर इससे थोड़ा कम लगाएंगे तो कम लगाओगे फोर्स तो फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा। तुमने थोड़ा फोर्स कम लगा लेकिन लगाया तो ऊपर है ना, मोशन की टेंडेंसी ऊपर हो रही है। तो सवाल में लिखा जस्ट इससे थोड़ा कम फोर्स लगाओगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, लिमिटिंग ना लग के, अपनी मैक्सिमम औकात ना दिखा के थोड़ी कम लगा लेगा स्टैटिक, लेकिन ऑब्जेक्ट को मोशन करने नहीं देगा। अगर एग्जैक्टली इतना लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव होगा, और थोड़ा सा भी ज्यादा लगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने लग जाएगा। तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, दैट्स इट। बहुत ही जोरदार। अब दूसरा सवाल देखना, इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। सर इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा देन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, देन फाइंड मिनिमम फोर्स to keep the object at rest on inclined plane. If mu is greater than tan theta, if mu is greater than tan theta, if mu is greater than tan theta, then minimum force to then find minimum force to keep the object at rest on inclined plane. कोई भी फोर्स नहीं, मिनिमम एफर्ट कितना लगेगा उसको रेस्ट में रखने के लिए। मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये थीटा, ऑब्वियस सी बात है। ओहो सॉरी आई एम सॉरी, मुझे समझाने में ध्यान था, मैंने गलती कर दिया, आई एम सॉरी। बेटा ये म्यू इज लेस देन tan थीटा, आई एम सॉरी। सर पगला गए का, अगर म्यू ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट खुद ही रुका हुआ है, तो रोक के रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं। पहले तुम भी समझ गए शायद ये मास्टर सही कह रहा है, आंसर लिखेगा 0, लेकिन नहीं, मैं आपको एक सवाल कराना चाह रहा। मैं क्या कराना चाह रहा, आपको एक सवाल कराना चाह रहा। क्या सवाल कराना चाह रहा, मैं आपको सवाल कराना चाह रहा कि म्यू कम है tan थीटा ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ेंगे स्लाइड कर जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहां पे रख के छोड़ देंगे, ये स्लाइड कर जाएगा। mu is less than tan theta, then minimum force to keep the object at rest on inclined plane. Minimum force to keep the object at rest on inclined plane. बताइए क्या होगा जवाब। ऐसा है कि मैंने बोला है कि tan थीटा ज्यादा है, mg कम है, तो ध्यान से देखें, तो इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, mg sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg sin थीटा ही लगेगा ना बेटा। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा ही लगेगा।
चलिए ठीक है सर। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा नीचे ही लगेगा। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। क्यों ऊपर लगेगा? क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा ज़्यादा है, अबाउट टू tan थीटा ज़्यादा है तो मोशन की कंडीशन है, तो नीचे जाना चाहेगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि देन मिनिमम फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? रेस्ट में रखने के लिए मिनिमम, वो भी कोई सा भी फोर्स नहीं एक लिमिट आती है, आपको याद है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने आज के लेक्चर में जस्ट अपना होमवर्क किया था, और एक और सवाल मैंने दिया है कि रेस्ट में रखने के लिए एक लिमिट आती है। क्योंकि अगर आप नीचे mg sin थीटा लग रहा और ऊपर mg sin थीटा लगा दो तो ऑब्जेक्ट वैसे ही रेस्ट में आ जाएगा। लॉजिकली सुनना बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना चाह रहा है? mg sin थीटा कि म्यू mg cos थीटा? mg sin थीटा या म्यू mg cos थीटा? सर इसको इंक्लाइन प्लेन पे चलाना चाह रहा है mg sin थीटा, और मैं अगर ऊपर फोर्स लगा दूं mg sin थीटा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो मैं कोई सा भी फोर्स पूछ रहा हूं क्या, तो सीधा ये बोल दे कि सर चलो ऊपर फोर्स लगा देते हैं f mg sin थीटा। हाँ तो सही है, क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा? हाँ सही है, लेकिन मैं कोई सा भी फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मिनिमम कितना लगाओ। सुनो ध्यान से, ऊपर जब ये mg sin थीटा इसको नीचे ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऑलरेडी ऊपर इसको रोकने से, नीचे गिरने से रोक रहा है, नीचे गिरने से, स्लाइड करने से रोक रहा है, मतलब इसके मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन फिर भी mg sin थीटा ज्यादा है और म्यू mg cos थीटा कम है। क्यों? क्योंकि tan थीटा ज्यादा है म्यू से, तो नीचे स्लाइड करेगा। तो मुझे इतना फोर्स लगाना है थोड़ा सा f, ताकि ये नीचे स्लाइड ना करे। तो मैं मिनिमम इतना फोर्स लगा दूं ताकि ये दोनों मिलके इसको नीचे गिरने से रोक ले। तो ये दोनों मिलके इसको नीचे गिरने से रोक ले तो सर ऊपर की तरफ आपका फोर्स हो गया f मिनिमम प्लस फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात से रोकने की कोशिश कर रहा बराबर नीचे mg sin थीटा। नेट फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे अगर 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो f मिनिमम कितना आ गया? f मिनिमम आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, दैट्स इट। बहुत आसान है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इतना ही फोर्स हमें लगाना है, इतना ही फोर्स हमें लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक इज। बहुत बढ़िया सवाल। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ऑब्जेक्ट तभी चल सकता है जब इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगे। नेट फोर्स इसका 0 हो जाए तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो नीचे फोर्स होता है आपका mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके बराबर हो जाए। तो सब फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना? प्लेन एंड द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक इज। चलो अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कौन सा फोर्स ऊपर लगना चाहिए? सर काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के एन। तो आप बोलेंगे कि अगर नेट फोर्स 0 है तभी एक्सीलरेशन 0 होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यही तो कहेंगे आप, यही तो कहेंगे आप। हाँ सर बिल्कुल यही कहेंगे। तो नीचे की तरफ बताइए फोर्स क्या है? mg sin थीटा है, और एग्जैक्टली ये ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के mg cos थीटा के बराबर हो जाए। तो mg से mg कटेगा, म्यू के बराबर sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan 37, tan 37 होता है बेटा 3/4, 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। 3/4 मतलब 0.75, 3/4 मीन्स 0.75। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, स्लाइड डाउन द प्लेन विथ कांस्टेंट स्पीड, देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज चल रहा है और वो चल रहा है मोशन में, तो मोशन में होने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के इंटू एन, और म्यू के और एन की वैल्यू है mg cos थीटा।
n की वैल्यू mg cos थीटा, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg sin थीटा। तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा म्यू के mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज योर करेक्ट आंसर। सर ये नहीं होगा tan इनवर्स थीटा थीटा के साथ में साइन और कॉस का भी इनवर्स आता है भाई, वो तो उधर उस तरफ जाने के बाद इनवर्स होता है ना। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, ईयर नहीं लिखा लेकिन नीट का पूछा हुआ सवाल है। द रेशियो ऑफ एसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक ए को मैंने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस कर दिया, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहां से स्लाइड करते हुए आएगा। तो सर इसका एसिलेशन तो जी साइन थीटा होना चाहिए, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई चीज एसिलेट करे तो उसको एमजी साइन थीटा एसिलेट करा रहा है। हाँ, अब कह रहा प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज 2:1। रफ इंक्लाइन इस केस में जो एसिलेशन है ए और इस केस में एसिलेशन ऑफ बी इज का रेशियो है 2:1। तो रफ इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो सर पहले केस में जो एसिलेशन आएगा वो तो आ जाएगा आपका g sin थीटा, और दूसरे केस में एसिलेशन मैंने बहुत बार समझा दिया, नीचे स्लाइड करेगा, नीचे एसिलेट कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, ये हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो सर यहां से तो जी कॉमन निकालो क्योंकि रेशियो है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो साहब ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, और इनका रेशियो है 2:1, ये है 2/1 इज इक्वल टू साइन 45 बटा साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45। अब मैं जो करने वाला हूँ बच्चे एकदम हाहाकार मचा देंगे, बोलेंगे मास्टर एकदम ही पागल है, साइन 45 से कॉस 45 कैंसिल। और बच्चे कितने मूर्ख है, पूछते भी है कि सर एक तो चलो ये साइन यहाँ से कॉमन निकलेगी तो कॉस है ना सर, साइन से कॉस को कैसे उड़ा दिया, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है तो सर ये तो कुछ बचा ही नहीं फिर। तो सर अब क्या करें, इसको यहाँ लाते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू बराबर हाफ, क्योंकि ये 1 ही रहेगा, 2 नीचे ये ऊपर। तो सर म्यू माइनस म्यू को उधर ले जाओ और हाफ को इधर ले जाओ, तो म्यू बराबर 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5 इज योर करेक्ट आंसर। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिलरेशन फ्रिक्शन फोर्स भी मास पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें भी मास आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज रिलीज्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। मास 10 kg is released on a smooth inclined plane, start descending with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेंडिंग मतलब ascending मतलब ऊपर जाना, एरो भी बना दिया, नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जब ये स्लाइड कर रहा था तो ऊपर कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, सिर्फ यही पूछा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा म्यू के, वो म्यू एन लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू बताइए सर, नहीं दिया। अच्छा गेम खेल गया यार, ये तो गेम खेल गया जोरदार। करते हैं इसका कुछ बढ़िया सवाल पूछे। म्यू बताएंगे, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज रिलीज्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, block start descending with acceleration 2 meter per second square, then kinetic friction force acting on the block is, kinetic friction force acting on a block is मुझे याद आ गया स्टार्टिंग डेज का, है ना, मैंने इसमें सवाल को सॉल्व करने में गलती नहीं किया, भयंकर लेंथी कर दिया, और ये बच्चा भी ऐसी गलती कर देता है। बच्चा क्या करेगा कि सर बहुत आसान है, नीचे जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। हाँ ठीक है, तो उसने बोला कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट ही तो चलाएगा इंक्लाइन प्लेन पे mg sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया नीचे की तरफ, सर ये तो ऊपर लग रहा था इसलिए तो माइनस लिखा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। मास से मास कैंसिल हो गया, जब ये मास से मास कैंसिल कर दिया तो एसिलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ से सबकी वैल्यू रख के मैंने म्यू निकाल लिया, और एक बार म्यू निकाल लिया तो म्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा रख के आंसर आ गया। ये भयंकर लेंदी हो गया, ये गलत अप्रोच है, इसमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो मैं इसकी वैल्यू क्यों लिखूं? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूरा का पूरा यही तो निकालना है मुझे, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यही तो निकालना है।
हाँ तो ये लिखो ना बस। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू दिया है 10 तो रखो 10, जी की वैल्यू 10 और 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 माइनस एफ के रहने दो इज इक्वल टू मास 10 और एक्सेलरेशन इसने दिया है 2, तो 2 लिख दो। तो सर ये जब होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आपका 5, ये होगा 50, हाँ तो 50 माइनस एफ के बराबर 20, तो 20 को इधर ले आओ, माइनस एफ के को उधर ले जाओ, तो 50 माइनस 20 30, आंसर आ गया ना। तो गलती होती है, जब भी हम भी जब पहली बार पढ़े थे तो क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमसे भी गलती होती है, तो आप पहली बार में सॉल्व करें और इसी 2 लाइन में आप सॉल्व कर ले, जरूरी नहीं है। अभी कई बार सीखते हैं, गलती करके गलत अप्रोच में चले जाते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर देखते हैं कि अरे मेरे से गलती हो गई। मैंने भी किया, मुझे भी रियलाइज़ हो गया कि क्या कर रहा हूँ मैं पहले मैंने इसकी वैल्यू रख के फिर म्यू निकाली, और फिर मैंने म्यू रख के फिर इन सब की वैल्यू निकाली, एकदम रामलाल टाइप हो गया सॉल्यूशन। समझ आया? इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। 30 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा प्लीज। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg moving on a horizontal surface with initial velocity 8 meter per second, with initial velocity 8 meter per second, comes to rest after 10 second 10 सेकेंड में रुक गया है, 10 सेकेंड। if one wants to keep the object moving on the same surface with velocity 8 meter per second then force required is। अच्छा, तो ये अगर रुक गया है तो क्यों रुका है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा सर? पीछे लगा होगा, तभी तो ये रिटार्डिंग फोर्स हुआ। तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं, अगर इसकी वजह से रिटार्डेशन आपको पता चल गया तो फ्रिक्शन को लिख सकते हैं ना कि रिटार्डेशन ए है, इसका मास m है, तो इतना फोर्स पीछे लगा होगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो 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 बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इतना है और फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, कितना देर में? 10 सेकेंड में। तो इसका रिटार्डेशन बताओ कितना होगा? तो सीधा लिखोगे कि रिटार्डेशन हो जाएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा -8/10। तो ये देखो सर रिटार्डेशन आ गया, मतलब इतने से रिटार्ड कर रहा है। लॉजिकली सोचो तो इतने से तो रिटार्ड कर रहा है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन माइनस आ गया, मतलब मोशन की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तभी तो रुका है। ठीक है सर, तो रिटार्ड कर रहा है, इतने एक्सेलरेशन से रिटार्ड कर रहा है। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा होता, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? तो 1 kg इंटू एक्सेलरेशन तो रख दोगे, तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए आ जाएगा -8/10 न्यूटन, मतलब 0.8 न्यूटन। 0.8 न्यूटन पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। अब कहते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना हो तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? तो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही होगा जितना आगे की तरफ फोर्स लगाने के बाद नेट फोर्सेस पे 0 हो जाए। जितना पीछे लग रहा है उतना आगे लगा दो। तो पीछे कितना लग रहा है? 0.8, तो आगे कितना लगा दोगे? 0.8। ऐसे एक्जैक्टली सवाल बेटा नीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन द फिगर शोन हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक बट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। मैंने F1 लगाया है लेकिन ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ है। F1 लगाया, ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ, ठीक है, पहले सिर्फ F1 ही लगाया। द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। देन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स F2 इज इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो मतलब स्टार्टिंग से था ही नहीं, जीरो था, और उसके फोर्स को इंक्रीज करने लगा। देन ब्लॉक बिगेन टू स्लाइड। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ऐसा क्या हुआ भाई? यहां पे मैंने कुछ F1 फोर्स कांस्टेंट है, ये नहीं इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स F1 लगा के मैं इसको आगे ले जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं चला। अब मैंने ऊपर की तरफ एक F2 फोर्स लगाया और इसको 0 से धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो ये चल गया। क्यों चल गया भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इज इंक्रीजेस। अगर मैं इसको नीचे धक्का मारूंगा तो जाकर जोर से चिपकेगा, ऐसे नीचे धक्का मारूंगा तो देखो इधर तेरा है ग्राउंड, mg नीचे लग रहा, और इसी ब्लॉक पे मैं इसको नीचे और दबा दूं तो नीचे की तरफ 2 फोर्स हो जाएंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा, नीचे की तरफ एकदम कचड़ दूंगा, मतलब जोर से एकदम पूरे जोर से इसको दबा दूंगा, एकदम चिपका दूंगा, तो साहब डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है साहब,
हो द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इंक्रीजेस ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीज ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, वो तो अप्लाइड फोर्स के बराबर, अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेस, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज लिमिटिंग इफ लिमिटिंग, और लिमिटिंग इज म्यू इनटू एन, जब ऊपर खींचोगे तो धीरे धीरे कांटेक्ट कमजोर होगा तो एन कम होगा, हेंस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। एकदम जोरदार समझ आया कि नहीं? कितना आसान है बेटा, देखो कितना आसान है। अब आते हैं कुछ कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम पे। कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम नीट का पूछा हुआ सवाल है, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं नीट में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल माइंड होकर सवाल देखो, आपको लगेगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, in the figure shown the coefficient of static friction between the block A and the mass is mass 20 kg, block A of mass 20 kg, I'm sorry, coefficient of kinetic friction between the block A of mass 20 kg and a horizontal table is 0.2. What should be the minimum mass hanging ब्लॉक जस्ट बियॉन्ड विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग? देखो ना क्या बोल रहा है, मिनिमम मतलब क्रिटिकल, इतना ही मिनिमम वैल्यू बताओ, ज्यादा मैक्सिमम नहीं, जस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ हैंगिंग ब्लॉक जस्ट बियॉन्ड मतलब यहां पे फोर्स बैलेंस कर दो। देखो यहां पे मान लो कि मास m है जो आपको निकालना है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, तो यहां पे जस्ट टेंशन t फोर्स ऊपर हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा mg, T बराबर आ जाएगा mg। अब ये जो T ऊपर लग रहा उसके बराबर आ गया mg, वो तो होगा ही, मास m है तो T, तो सर mg कैसे हो? तो जस्ट बियॉन्ड मूव करेगा, अरे जस्ट इसके बाद मूव करेगा, जस्ट इसके बाद मूव करेगा। यहां पे लिमिटिंग कैसे आ गया? T बराबर mg, ओके नॉट बैड, कूल, चलो ठीक है। और यही रस्सी यहां पे कनेक्ट हुआ है, तो जितना टी ऊपर उतना ही टी यहां पे आगे, वायर उतना ही टी आगे, तब तो ये और बढ़िया है, जितना टी यहां पे ऊपर उतना ही टी यहां पे आगे, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये टी क्या कर रहा है? टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा। इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ यहां पे फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक वाला, और ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। इक्विलिब्रियम के केस का ये एफबीटी है ना, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान रहा हूं मैं, नहीं चल रहा, यहां पे जितना भी टी टेंशन डेवलप हुआ उसकी वजह से नहीं चला, सीधा बात है नहीं चला, जितना भी टी टेंशन हुआ उसकी वजह से नहीं चला। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन सफिशिएंट लग के इसको रोक लिया, तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना आगे टी होगा, और यहां पे टी उतना ही होगा जितना mg नीचे होगा। अब मैं इसके मास को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ऐसे समझो, मास को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा मास बढ़ाऊंगा थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा तो आगे जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है अपनी औकात तक, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेगा, थोड़ा और मास बढ़ाऊं थोड़ा और टेंशन बढ़ेगा, जितना नीचे मास होगा उतना ही टेंशन बढ़ेगा ना बैलेंस करने, उतना ही यहाँ पे टेंशन आगे खींचेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। अब मैंने एक जस्ट यहाँ पे इतना मास रख दिया कि यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हुआ इसको अबाउट टू मोशन की कंडीशन में ले आया। अबाउट टू मोशन के कंडीशन में जब आ जाएगा तो आगे की तरफ जो टी लग रहा है वो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम औकात तक रहेगी। बस जस्ट बैलेंस किया, इसकी जस्ट बात चल जाएगा, तो यहां भी बैलेंस है तो यहां भी बैलेंस होगा, तो टी बराबर तो mg लिख सकते हैं, हाँ नीचे आप यहां पे टी बराबर mg लिख सकते हैं। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू mg, ये 20 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा वो एग्जैक्टली इसके ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मास के बराबर होगा, और यहाँ पे नॉर्मल होगा कितना, मास 20 इंटू जी, 20g। तो आप यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू, ये है ग्रेविटेशनल बी का मास m इंटू जी, एन की वैल्यू बोलिए सर 20g, तो म्यू बोलिए 2/10, ये हो गया 20 इंटू जी, है ना, नॉर्मल हो गया 20 इंटू जी, म्यू हो गया ये, इज इक्वल टू m इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू आ रहा 4 kg। 4 kg लगाऊंगा ना तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा। अब 4.001 kg लगा दूंगा स्लाइड कर जाएगा। कितना आसान कंसेप्ट है। चलो फिर से एक बार बताता हूं, इस तरह के सवाल नीट में बहुत पूछे गए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं बहुत जोरदार तरीके से आपको समझा दूं। देखिए ध्यान से,
यहां पे कोई स्टार भी मैं नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 0.2, मतलब 0.2, उसको जीरो नहीं मान सकते, है ना बेटा। चलो, इसको करना ही पड़ेगा, इसलिए कंसेप्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं कंसेप्ट समझाता हूं और उसी कंसेप्ट का एक नया तरीका है देखने का, उसको एमआर स्टार कहते हैं। वो एक नया चीज नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी मास है m, तो इसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा t, उतना ही टेंशन फोर्स यहाँ पे लगेगा आगे t की वजह से इसके स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी। अगर स्मूथ सरफेस होता तो कब का चला गया होता, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो स्टैटिक नेचर का होगा और आगे टेंशन के बराबर होगा। तो इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे टेंशन के बराबर होगा, ये रेस्ट में आगे नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा तो रस्सी से बंधा ये भी नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो टी का वैल्यू mg के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे इसके ग्रेविटेशनल मास को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं बेटा इसके मास को बढ़ा दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, और ये टेंशन यहां बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा। टेंशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम औकात होती है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। तो क्रिटिकल कंडीशन just about to move, at just about to move, ये जो 20 kg का FBD है उसको आप ध्यान से बनाएंगे तो आगे टेंशन T, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर होगा। सर ये एन होगा कितना? यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस पे ऊपर जो एन लग रहा होगा वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स mg मतलब 20g को बैलेंस करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन बराबर टी। म्यू की वैल्यू बोलो सर 2/10.2 है, एन की वैल्यू बोलो 20g बराबर टी। और जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन है, इसमें फोर्स बैलेंस किया तो यहां भी फोर्स बैलेंस होगा, टी बराबर mg। तो यहां पे लिख सकते हो टी बराबर स्मॉल इंटू जी, जी से ये जी कैंसिल होगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, तो सिंपल m बराबर आ गया तुम्हारा 4 kg इज अ करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक सवाल देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अ मेटालिक चेन 1 मीटर लॉन्ग लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस of a table. The chain starts sliding on the table if 25 centimeter or more than of it, minimum 25 centimeter या उससे ज्यादा, hang over the edge। ऐसा है कि ये टेबल है और इस टेबल पे साहब एक चेन रखा है, मेटालिक चेन ऐसा। इसमें अगर मैं 1/4 से 25 मीटर है और टोटल 1 मीटर लेंथ है, अगर मैं 25 मीटर से कम 20 मीटर तक हैंग करके रखता हूं तो ये नहीं गिरेगा। 20 मीटर तक हैंग करके रखूंगा तो ये नहीं गिरेगा। जैसे देखो रिक्स हो जाएगा समझाने में, माइक को एक टूट जाएगा, तो अभी कुछ है नहीं मेरे पास, है ना। कभी तुमने देखना कि एक टेबल लेना, जैसे ज़्यादा रफ ना हो, स्मूथ टेबल हो, और उस पर इस मेटालिक चेन का ना छोटा सा हिस्सा नीचे रख देना तो नहीं गिरेगा। थोड़ा और बढ़ाओगे तो नहीं गिरेगा, थोड़ा और बढ़ाओगे तो नहीं गिरेगा। उसी तरीके से अगर मैं 10 सेंटीमीटर रखूँ तो नहीं गिरेगा, 20 सेंटीमीटर रखूँ नहीं गिरेगा, 21 रखूँ नहीं गिरेगा, 22 नहीं गिरेगा, 23 नहीं गिरेगा, 24 नहीं गिरेगा, 25 पे जस्ट अबाउट टू मूव आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर लेंथ अगर मैं रख दूं, टोटल लेंथ है 1 मीटर, उसका 1/4 पार्ट रख दिया मैंने। तो कई बार वो सवाल ऐसे पूछेगा कि एल लेंथ है उसका 1/4 पार्ट है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, L/4 पार्ट। तो जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आएगा। क्यों जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ गया? इसके बाद थोड़ा सा भी हिस्सा बढ़ाऊंगा चेन का नीचे तो गिर जाएगा, और ऊपर रखूंगा तो नहीं गिरेगा। ऐसा क्यों? इस केस में चेन अपने आप नीचे क्यों नहीं गिरा? अरे भाई चेन हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है तो क्यों गिरेगा? तो थोड़ा सा मैंने इसको लटका दिया तो ऐसा क्या हुआ? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे mg नीचे लगेगा उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बैलेंस करने के लिए नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, तो पक्की बात है कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में बैलेंस हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप नहीं होगा। जितना चेन का हिस्सा नीचे में गिराता जाऊंगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन उतना बढ़ता जाएगा। टोटल लेंथ L था, L/4 यहां है, तो ये हो जाएगा 3L/4। तो 3L/4 का जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और पूरे L लेंथ का मास m है, तो ऑब्वियस सी बात है कि L/4 का मास हो जाएगा m/4, ये होगा 3m/4। तो 3m/4 इंटू जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऊपर लगेगा। ये जो चेन का हिस्सा जो टेबल पे रखा है, चेन का हिस्सा जो टेबल पे रखा है, ओके, चेन का हिस्सा जो टेबल पे रखा है उसको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगेगा।
सॉरी चेन का हिस्सा जो टेबल पर रखा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, उसको बैलेंस करने नॉर्मल ऊपर लग जाएगा। लेकिन यहां पे जो सेक्शन है यहां पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे हो जाएगा mg/4, क्योंकि 1/4 लेंथ नीचे था, उसको बैलेंस करने के लिए कोई नॉर्मल है नहीं, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा जिसके वजह से नीचे गिरना चाहेगा। जब ये नीचे गिरना चाहेगा तो यहां पे जो रफ सरफेस है उसके वजह से फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, और एग्जैक्टली अबाउट टू मोशन के कंडीशन में यहां पे फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग। तो तुम एक काम कर सकते हो, इस चेन को दो हिस्से में बांट लो, जो ऊपर हिस्सा उसको एक बॉक्स मान लो और नीचे हिस्सा को एक अलग बॉक्स मान लो, मजा आ जाएगा। चेन को अलग अलग हिस्सा मान लो। सर चेन को अलग अलग हिस्सा मानेंगे तो सर ये पिछले वाला सवाल हो गया, हाँ वैसे एज्यूम कर लो। यहां पे फोर्स कितना लग रहा है सर, यहां पे फोर्स लग रहा है नीचे mg/4, तो यहां पे टेंशन कितना होगा mg/4, तो ऑब्वियस सी बात है आगे टेंशन कितना होगा mg/4, और इस mg/4 को यहां पे जो टेंशन आएगा नीचे की तरफ mg/4, अरे एक ही ब्लॉक है, एक हिस्सा यहां पे जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है जो मोशन क्रिएट करेगा क्योंकि वो अनबैलेंस बच गया, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है क्योंकि वो टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ये वर्टिकल नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो कॉज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाहेगा, और यहां पे वो फ्रिक्शन है लिमिटिंग, मतलब μ/n, जो रोकने की कोशिश करेगा। रोकने वाला और चलाने वाला एग्जैक्टली बराबर है तो अबाउट टू मोशन के कंडीशन आ जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी 3/4 mg, तो म्यू 3/4 mg इज इक्वल टू mg/4, mg/4 से mg/4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 3, तो म्यू इज इक्वल टू 1/3 ए इज योर करेक्ट आंसर। कोई खास बात नहीं, सवाल को मैं फिर से करा देता हूं, कोई खास बात नहीं। देख बेटा, अगर टोटल L लेंथ का मास m है तो L/4 लेंथ का मास कितना होगा m/4। देख इधर, ये चेन का हिस्सा वो है जो टेबल पे है और ये वो है जो लटका है, इसका जो नेट मास है ना भाई साहब वो है m/4, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे m/4g, और यही इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा। यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा 3/4 मास बच गया, 3m/4 मास बच गया, तो 3m/4g नीचे लग रहा, उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, तो ये तो वर्टिकल हो गया। अब इस फोर्स की वजह से आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो यहां पे फ्रिक्शन इसको जाने से रोकेगा। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन होगा μ/n, तो म्यू और n की वैल्यू 3mg/4, 3m भाई साहब /4 × g। लिमिटिंग केस में नीचे जो कॉज ऑफ मोशन है mg/4 वो एग्जैक्टली उसके बराबर हो जाए म्यू 3m/4g, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा mg/4 म्यू इज इक्वल टू 1/3। दोबारा करा दिया सब, ले रोना मत, दोबारा करा दिया। एक बच्चा मेरे से बहुत जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आपने जो मिनिमम फोर्स निकाला था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने के लिए, जब ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते तो वो मिनिमम फोर्स आया था कुछ μmg/√μ²+1, क्योंकि हम थीटा एंगल पे थोड़ा ऊपर लगाएंगे ना तो नॉर्मल ऊपर लगाने से कम हो जाएगा, तो उसको आगे ले जाना मिनिमम हो जाएगा। सो एक केस आपने ये भी कराया था कि अगर इधर से मैं F फोर्स लगा दूं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, इफ force F acting at an angle theta from horizontal, then find F so that object is about to move। यहां पे मिनिमम नहीं लगेगा, यहां पे जो FBD आप बनाएंगे, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसका FBD बनाएंगे, FBD ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो m मास का ये ऑब्जेक्ट है, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इस F का एक कंपोनेंट तो बेटा आगे की तरफ आएगा। देखिए एक कंपोनेंट इसका आगे की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। चलिए फटाफट लिखिए, एक mg और F का एक कंपोनेंट नीचे F साइन थीटा है ना, नीचे वाला साइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिखा है तो आगे वाला हो जाएगा F cos थीटा। अरे भाई यही तो फोर्स था F, इसका एक आगे एक नीचे, एक आगे एक नीचे। अच्छा सर ऊपर नॉर्मल, तो सर ये भागेगा, हाँ एक और फोर्स है, स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आगे के मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल पीछे रहेगा फिक्स। तो सर सबसे पहले हम लिखेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा mg प्लस एफ साइन थीटा, तो सीधा हो जाएगा नॉर्मल बराबर mg प्लस एफ साइन थीटा। और ये कोई मिनिमम फोर्स नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि कितना फोर्स
फाइंड एफ, अगर मैं थीटा एंगल पे एफ लगाता हूं तो कितना एफ होगा इसको चलाने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा, तो हमें कंडीशन नहीं निकालना, सीधा सॉल्व करना आपको। एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स आप जीरो कर दीजिए जस्ट अबाउट टू मोशन कंडीशन के लिए। आगे फोर्स है आपका एफ कॉस थीटा और पीछे फोर्स है फ्रिक्शन, इधर रहने दीजिए एफ कॉस थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू आप लिमिटिंग ले लेंगे जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन के लिए, लिख लीजिएगा जस्ट अबाउट टू मूव। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू आप ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। मुझे एफ निकालना है तो इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो एफ कॉमन निकालूंगा बेटा, तो यह आ जाएगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ इज इक्वल टू आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद करिएगा वहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे नीचे साइड, यहाँ पे प्लस आया, क्योंकि वहाँ नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है। तो नीचे एक मिनट मैं गलत कर दिया ना, मैं गलत, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, साइन थीटा वाला टर्म ये माइनस होगा, आई एम सॉरी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे पहले के कंपेयर में ज़्यादा मुश्किल होगा चलाना, और बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चलाना अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एक सवाल देखिएगा, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एम मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने एफ फोर्स लगाया। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पे ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ मैंने फोर्स लगाया mg के बराबर। चलिए सवाल अच्छे समझा देता हूं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने आगे की तरफ एक फोर्स लगाया है mg, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मास और ग्राउंड सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ फोर्स एक्टिंग इज mg फोर्स मैंने लगाया है तो भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है आगे की तरफ। ऐसा सवाल पूछा गया है, आईआईटी का सवाल है, आईआईटी में एक सवाल पूछा था। फिर से मैं एक बार और बताता हूं सवाल। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एम मास का ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि मैं आगे एक फोर्स लगा रहा हूं mg तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो बताइए कि ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बीच? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार सवाल है, अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं कर दूंगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको आंसर बताऊं, नहीं बताऊंगा, छोड़ो, आंसर बताऊंगा तो किसी न किसी तरीके से आंसर तुम ला ही दोगे आंसर बताऊंगा तो किसी न किसी तरीके से आंसर ला ही दोगे, इसलिए आंसर मैं नहीं बताऊंगा। एक और बच्चे ने डिमांड किया था कि सर सब बहुत जोरदार समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया है, लेकिन आप एक बार इसको थोड़ा और बता दीजिए तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं भाई, हम मास्टर आदमी, हमारा काम बताना ही है। सर अगर वर्टिकल एग्जैक्टली सरफेस हो और उस पर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं, अब ये ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बहुत सारे सवाल कर लिए, इंक्लाइन प्लेन पे कर लिए, अभी और जोरदार तरीके से आपको चमकेगा। एम मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए वर्टिकल सरफेस पे आपने रख दिया, ठीक है, यहां से आपने इस पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, और म्यू इज इक्वल टू है 0.4, चलो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये है अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन का लगाया मैंने, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, और ऑब्जेक्ट है 5 kg का। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में जब हमने सवाल सॉल्व किया था ना, इन अ गिवन फिगर, लास्ट क्लास में जो हमने सवाल सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप देख लेंगे कि उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। लेकिन यहां पे कह रहा कि ये सिचुएशन है, हमें नहीं पता, एक वर्टिकल सरफेस एक्जैक्टली सीधा सरफेस है, और 5 kg के ऑब्जेक्ट को मैंने दबाया है 100 न्यूटन फोर्स से, इधर एक्स एक्सिस से फोर्स लगा के पीछे की तरफ,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में 0.4। तो अब बताइए इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन कितना होगा। अब सवाल को आप सॉल्व करेंगे और सबसे पहला स्टेप इसका एफबीडी बनाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का जब एफबीडी बनाएंगे, जो भी एम मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन, m 5g 10, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका f इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां पे दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, पीछे दीवार पे नॉर्मल पीछे, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल आगे, तो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल आगे लगेगा और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सर ऊपर ही क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट कहां स्लाइड करता है? नीचे। या mg फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कहां खींचने की कोशिश कर रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहां खींचने की कोशिश कर रहा है? नीचे। तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाना चाहेगा तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन ऊपर फ्रिक्शन रहेगा। तो सबसे पहला काम, एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, अगर चलेगा अभी तो वाई एक्सिस में ही चलेगा, एक्स में तो चल ही नहीं सकता, सीधा वर्टिकल दीवार है, तो एक्स में फोर्स 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर एफ आ जाएगा, मतलब 100 न्यूटन। अब हम निकालेंगे फ्रिक्शन की औकात, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू बताएं साहब। सर म्यू है 0.4 और नॉर्मल है 100, तो 0.4 मल्टीप्लाई 100 तो 40 न्यूटन आ जाएगा। मतलब रोक के रखने की क्षमता सिर्फ 40 न्यूटन है। रोक के रखने की क्षमता सिर्फ 40 न्यूटन है। और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तो जो मोशन की टेंडेंसी क्रिएट करना चाहता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन पैदा करना चाहता है, वो mg है। फ्रिक्शन तो रोकना चाहता था, तो नीचे फोर्स 50 और मैक्सिमम 40 रोक सकता है, तो नहीं रोक पाएगा, ये 50 डोमिनेटिंग है। तो सर अब क्या होगा? तो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, तो ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा कितना? तो एक ही म्यू है, 40 न्यूटन रहेगा। तो नीचे की तरफ फोर्स 50, ऊपर की तरफ 40, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया वाई एक्सिस का, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया वाई एक्सिस का। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू बोलिए 5 इंटू ए बराबर 10, तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, तो एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फ्रिक्शन फोर्स हो गया 40 न्यूटन। एक तो ये सवाल हो गया सारा। दूसरा सवाल करते हो, मजा आएगा, करो, सीख जाओ बेटा। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें सिखा देना चाहता हूं, बस, और कोई मकसद नहीं। मान लो यहां पे तुमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है अभी भी 5 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.8। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। वर्टिकल सरफेस का सवाल है, आइए करिए, 2-4 सवाल करिए, छोड़िए नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, एफबीडी बनाइए ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाइएगा तो ध्यान से, कई बार बच्चे कहते हैं सर नॉर्मल कभी आगे कभी पीछे। अरे भाई ये है तुम्हारा दीवार, दीवार पे पीछे है, इस तरफ है दीवार, इस तरफ तो नॉर्मल इस तरफ, ऑब्जेक्ट इधर तो नॉर्मल इधर, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल इधर। और अप्लाइड फोर्स, कंफ्यूज मत होना बेटा, इस तरफ नॉर्मल लग रहा और अप्लाइड फोर्स पीछे की तरफ लग रहा। कितना लग रहा? 100 न्यूटन। तो एफ 100 न्यूटन और नॉर्मल ये लग रहा। और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन रहेगा। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ब्लॉक को रखते थे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता, अब वर्टिकल सरफेस पे रखते तो दीवार तोड़ के तो नहीं जाएगा ना भाई साहब। तो एक्स एक्सिस में फोर्स 0, तो नॉर्मल बराबर सीधा आ जाएगा 100 न्यूटन। ये आप समझ गए। अब फ्रिक्शन की औकात निकाल लीजिए। फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो उसकी औकात होती है, वो होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन की वैल्यू mg नहीं है, यहाँ पे एन की वैल्यू इस एफ के बराबर है। तो म्यू की वैल्यू है आपकी 0.8, मतलब ए 8/10 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 80 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है 80 न्यूटन। और टेंडेंसी ऑफ मोशन, मैं टेंडेंसी क्यों लिखता हूं बार बार पता नहीं, सॉरी, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करने वाला फोर्स कितना है? mg। चलाने की क्षमता कितना है? mg। और रोक के रखने की औकात है 80 न्यूटन। ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 होगा, तो सर फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब लॉजिकली सोचो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। हाँ स्टैटिक होता है। तो ये तो लिमिटिंग है ना, ये तो औकात है, ये हमेशा लगता नहीं है, ये तो औकात है। ये तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव है या मोशन में है। ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा
तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो वाई एक्सिस में फोर्स 0 होना चाहिए। और वाई एक्सिस में नेट फोर्स कैसे 0 होगा? तो जितना नीचे उतना ऊपर होगा। नीचे 50 है तो ऊपर भी 50 होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट 50 न्यूटन, दैट्स इट। कितना जोरदार कंसेप्ट, मजा आया कि नहीं है? करा दिया बेटा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टू बॉडी प्रॉब्लम और स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को समझेंगे। अब मेजर 2 ही टॉपिक हमारा रह गया, फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है, टू बॉडी, एक के ऊपर दूसरी बॉडी रख देते हैं ना। तो टू बॉडी प्रॉब्लम एक बहुत जोरदार कंसेप्ट, उसके बाद स्यूडो फोर्स के बहुत ही जोरदार कंसेप्ट, स्यूडो फोर्स बहुत मजा आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर डायनेमिक्स, है ना, रोटेशन, सर्कुलर मोशन तो हम पढ़ चुके, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, तो अभी आराम से भरेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्यूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के कुछ सारे सवाल करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मिक्स्ड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, चिंता मत कर, इतना पढ़ाऊंगा तुम्हें नया सवाल कहीं मिलेगा ही, है ना। तो वो वाले केस हम देखेंगे, मिक्स्ड कंसेप्ट के सवाल आते हैं स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स पे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। काबिल बनिए, तभी आप देश की और खुद के काम आ पाएंगे। धन्यवाद।